नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सेशन में आज हमारी ये 8वें नंबर की क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश की जलवायु और ऋतु है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम यहाँ पर संपूर्ण एमपी जीके को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने इससे पिछली वाली 7 क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए एमपीपीएससी और व्यापम की जितनी भी एग्जाम है उन सारी एग्जाम है तो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज साबित होने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जलवायु और ऋतुओं के बारे में कि मध्य प्रदेश में जलवायु की क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जलवायु के बारे में। ठीक है, कि भाई आखिर जलवायु क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जलवायु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु की डेफिनेशन आपको लिखी है, मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़कर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो जलवायु शब्द है, ये जलवायु शब्द क्या है कि किसी भी स्थान का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, उसकी दशा किस प्रकार की है, तो इसलिए यहाँ पर जलवायु शब्द को प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अपन को ये तो समझ में आ गया कि भाई जलवायु जो है ये वातावरण की दशा को हमें यहाँ पर बताता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह जलवायु जो शब्द है या मौसम के काफी करीब है, मतलब जो जलवायु शब्द है ये मौसम से मिलता जुलता ही यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम बात करें जलवायु की तो जलवायु और मौसम में कुछ अंतर नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें जलवायु की तो जलवायु बड़े भूखंडों और बड़े कालखंड के लिए प्रयुक्त की जाती है। मतलब जलवायु की हम बात करें तो ये बड़े क्षेत्र और लंबे समय के लिए यहाँ पर प्रयुक्त की जाती है। जबकि हम बात करें मौसम की तो मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड के लिए और छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जलवायु की सीधी सीधी सिंपल डेफिनेशन है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक जो वातावरण की दशा होती है उसे यहाँ पर जलवायु कहते हैं। ये तो क्या जलवायु की डेफिनेशन है। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। अब हम बात करते हैं मौसम की, तो मौसम क्या होता है, जैसे अब आपका गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर आपका क्या आएगा, बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ठंड का मौसम आ जाएगा, सर्दी का मौसम आ जाएगा। मतलब हर यहाँ पर 4-5 महीने में मौसम बदलता रहता है। लेकिन जलवायु की हम बात करें तो जलवायु ना तो कम समय में बदलती है और ना ही ये छोटे क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब जलवायु की हम बात करें तो ये 1 साल भी रह सकती है, 2 साल भी रह सकती है, 10 साल भी रह सकती है। इस प्रकार से इसका टाइम पीरियड रहता है। तो इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, बल्कि ये लंबे समय तक जलवायु चलती है। ठीक है, तो किसी स्थान पर लंबे समय तक जो वातावरण की दशा होती है उसे जलवायु कहते हैं। ये सीधी सिंपल जलवायु की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर एग्जाम में जलवायु की डेफिनेशन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन जलवायु होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है, यहाँ पर कुछ फैक्ट है कि मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य से मतलब क्या है कि मान लो ये आपका एमपी है, ये आपका एमपी है, इस एमपी के आसपास यहाँ पर अलग अलग राज्य इससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्य इससे जुड़ा है और इसकी कोई सी भी सीमा जल से नहीं लगती। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा कहीं से भी जल से नहीं लगती, किसी भी महासागर से, किसी भी सागर से नहीं लगती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तो इसको भू आवेष्टित राज्य बोला जाता है। ऐसा राज्य जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, जिसकी सीमा कहीं से कहां तक भी जल से नहीं लगती, उसे भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये किस प्रकार की जलवायु, तो याद रखना मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार लगातार एग्जाम में रिपीट हुआ कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं।
अब बात आगे बढ़ाते हैं तो अपन पहुंचे कहां पर कि मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर यहां पर टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग आता है आपका उत्तर का मैदान, मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तर का मैदान। दूसरा आता है आपका मालवा का पठार। ठीक है, तीसरा भाग आता है आपका विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और चौथा भाग आता है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होगी तो आपको ये पता चल गया होगा कि मालवा का पठार कहाँ पर है, विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर है, नर्मदा सोन घाटी की लोकेशन कहाँ पर है और उत्तर का मैदान हम किसे बोलते हैं। ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी अगर आपने पिछली क्लासेस अच्छे से देखी होगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो 4 भागों में यहाँ पर जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया। अब इन चारों भाग की विशेषता हम देखेंगे, छोटी छोटी विशेषता है, ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ इतना याद रख लेना कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। ठीक है, अब इन 4 भागों की लोकेशन देखते हैं और फिर इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आपके सामने एक मैप आता है। इस मैप में अगर आप यहां से यहां तक जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, इस पूरे भाग को अपन ने क्या नाम दिया कि भाई ये तो उत्तर का मैदान है। उत्तर का मैदान है जिसे अपन ने पहले नंबर पर देखा था, तो ये तो उत्तर का मैदान है। ठीक है, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग आपको यहां से यहां तक एक और भाग दिखाई दे रहा है, दूसरा भाग अपन ने देखा था, तो ये तो भाई मालवा का पठारी क्षेत्र है, मालवा का पठार है। तीसरा भाग अपन ने यहां पर देखा था, तो ये पूरा जो भाग तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है पीले कलर में, ये विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है। और चौथे नंबर पर ये यहाँ पर ब्लू कलर में जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है। तो मैप में आपको 4 भाग अलग अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं, उनकी लोकेशन देख लो और कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में यहाँ पर जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा और चारों भागों की लोकेशन आप मैप में एक बार देख सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं कि ये मैप आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब बात आती है एक एक करके यहाँ पर इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग है उत्तर का मैदान। तो यहाँ पर देखो उत्तर का मैदान, ये आपको पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा मध्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है, ये उत्तर का मैदान है। इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर आपसे पूछेगा कि मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मध्य भारत के पठार में भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, ये सारे जो मैंने नाम लिए, ये सब क्षेत्र आपका उत्तर के मैदान के अंतर्गत आ रहा है। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा सकता है। ठीक है, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का जो गर्मी में तो बहुत ज्यादा गर्म और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, तो वो है आपका उत्तर का मैदान। तो ये बात आपको याद रखनी है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उत्तर का मैदान, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, गर्मी में अधिक गर्म और ठंड में ज्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, अगला भाग आता है आपका मालवा का पठार, दूसरे नंबर का आपका भाग। मालवा के पठार की लोकेशन ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल हरे कलर वाली। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कौन से भाग में सम जलवायु पाई जाती है, तो वो है आपका एकमात्र मालवा का पठार। सम जलवायु क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में साधारण गर्म और ठंड में साधारण ठंड रहती है। मतलब गर्मी भी साधारण पड़ती है और ठंड भी साधारण पड़ती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। जब चीनी यात्री फाहियान मालवा में आया था तो उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है और सम जलवायु बताया है। तो याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन कि मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने बताया, तो चीन से एक यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। उसने, चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु यहाँ पर बताया। ठीक है,
अगला आता है आपका विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र। विंध्य के पर्वतीय क्षेत्र की लोकेशन ये आपको दिखाई दे रही है पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना कि साधारण गर्मी और साधारण ठंड पड़ती है, ठीक है। माने तो सम जलवायु ही यहाँ पर, लेकिन जो जलवायु सम जलवायु मालवा की है उससे बेहतर जलवायु विंध्य वाले क्षेत्र की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी सम जलवायु ये, क्योंकि साधारण गर्मी और साधारण ठंड, लेकिन बेस्ट कौन सी है, मालवा की। अगला आता है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रखना यहाँ पर गर्मी में अत्यधिक गर्मी रहती है और ठंड साधारण रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर मध्य प्रदेश में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है लेकिन ठंड साधारण रहती है। तो वो है आपका नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 4 भाग आपके जलवायु के मैंने आपको यहाँ बता दिया। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ पूरी चीजें। पहला तो अपन ने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में मैंने आपको बताया कि ठंड में अधिक ठंड और सर्दी में अधिक गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है, और यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की। फिर दूसरा भाग अपन ने पढ़ा था कौन सा, मालवा का पठार। तो मालवा के पठार की सम जलवायु है, ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, और चीनी यात्री फाइयान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। फिर तीसरा भाग अपन ने पढ़ा था विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सम जलवायु पाई जाती है, गर्मी में ना ज्यादा गर्मी, ठंड में ना ज्यादा ठंड पड़ती है। और यहाँ पर जो फिर अपन ने पढ़ा नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी में बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है लेकिन ठंड कम रहती है। ये बात आपको याद रखनी है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत ही कम है। अब बात आती है दोस्तों ऋतुओं की। अब हम पढ़ते हैं ऋतु। जलवायु वाला पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है इसलिए दोनों चैप्टर को मैंने यहाँ पर साथ में ले लिया, ठीक है। ऋतुओं की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, तो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, पहली आपकी होगी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म मतलब गर्मी वाली ऋतु, ठीक है। अगली होगी आपकी वर्षा ऋतु, और फिर तीसरे नंबर पर शीत ऋतु, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीष्म मतलब गर्मी, फिर पहुंचे बारिश में, और फिर पहुंचे अपन ठंड में। तो ये तीनों ऋतु कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। तो ये बात तीनों ऋतुएं आपको याद रखनी है। अब इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की सबसे पहले बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है ये मध्य मार्च से चलकर जून तक चलता है। मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 15 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक आपकी क्या चलती है, तो गर्मी या ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड चलता है। फिर बात करें तो इसे स्थानीय स्तर पर यूनाला या उनाला कहते हैं। मगर अगर हम बात करें तो आपने गाँव में सुना होगा गर्मी का जो टाइम आता है तो उसमें गर्मी के टाइम को उनाला या यूनाला कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना गर्मी के टाइम को क्या उनाला या उदाला या यूनाला कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में गर्म और धूल भरी हवा चलती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे लू कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म और धूल भरी हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लू कहते हैं। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो गर्मी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्वितीय ग्रीष्म। क्या बोलते हैं, द्वितीय ग्रीष्म, ठीक है। क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। जैसे आपका गर्मी का टाइम चलेगा, गर्मी के बाद क्या आएगी, बारिश आएगी। तेज बारिश के बाद में क्या होता है कि जैसे बारिश खत्म होती है तो जो बारिश और ठंड के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें क्या भारी उमस जैसी होती है, और उस उमस को ही क्या बोला जाता है, तो उस उमस वाला जो टाइम पीरियड रहता है उसे द्वितीय या दूसरे नंबर की गर्मी बोला जाता है, और इसका टाइम पीरियड कब है, सितंबर अक्टूबर को। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान मध्य प्रदेश में कौन सा है, गंज बासोदा, जो कि विदिशा जिले में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो वो है आपका गंज बासोदा। फिर पूछे कि न्यूनतम तापमान वाला महीना कौन सा है, तो वो है जनवरी। मतलब ज्यादा ठंड किस महीने में रहती है, तो जनवरी के महीने में रहती है। सर्वाधिक तापमान वाला महीना कौन सा है, तो वो है आपका मई का महीना, क्योंकि मई के महीने में सबसे ज्यादा, मई के महीने में यहाँ पर गर्मी रहती है, ठीक है।
उसके बाद में दैनिक तापांतर कब में रहता है, तो ये रहता है आपका मार्च के महीने में। याद रखना, दैनिक तापांतर से मतलब क्या है कि दिन के समय तो हम देखेंगे तो पारा बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा, और रात के समय देखेंगे तो पारा बिल्कुल नीचे, जैसे ठंड लगती हो ऐसा यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसा रहता है आपका मार्च के महीने में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा जितना भी डाटा है, ये ग्रीष्म ऋतु का पूरा डाटा आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्या है, मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक इसका टाइम पीरियड है। स्थानीय स्तर पर इसको यूनाला या उनाला बोला जाता है। गर्मी में धूल भरी जो हवा चलती है उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में जो दूसरी कर पड़ने वाली गर्मी को क्या कहते हैं, तो द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे तापमान वाला स्थान कौन सा है, गंज बासुदा। न्यूनतम तापमान कब रहता है, जनवरी के महीने में। अधिक तापमान कब रहता है, मई के महीने में। और तापांतर कब रहता है अधिक, तो ये मार्च के महीने में। तो ये आपकी ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई। और एक और क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है ये 21 डिग्री सेल्सियस है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है, तो ये 21 डिग्री सेल्सियस मापा गया। ठीक है, अगली आती है आपकी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात करें तो ये मध्य जून से 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक लगभग ये चलती है। मतलब जैसे गर्मी का टाइम खत्म हुआ, आपकी वर्षा ऋतु यहाँ पर शुरू हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो पंचमढ़ी में होती है। 199 सेंटीमीटर तक आपका यहाँ पर पंचमढ़ी में बारिश होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो भिंड जिले का जो गोहद स्थान है यहाँ पर लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, पंचमढ़ी में होती है, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है। कितनी होती है, 199 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भिंड में होती है। और भिंड का भी एक स्थान है गोहद, जहां पर लगभग 55 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर बात आता है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एमपीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो मध्य प्रदेश है इसमें अगर आप पश्चिम से कहां पर जाओगे, पश्चिम से लेकर पूर्व में जाओगे, तो जो आपकी वर्षा की मात्रा है, ये वर्षा की मात्रा क्या होगी, तो ये वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस ग्राफ से आप देख पाओगे कि जैसे पश्चिम से पूर्व तक हम जाएंगे तो बारिश की जो मात्रा है ये क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये बात याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर जो वनों की संख्या है वो भी बढ़ती है। ठीक है, पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक बारिश होगी, तो ये आपको पता ही है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व में चलेंगे तो बारिश की मात्रा बढ़ रही है, तो पश्चिम से ज्यादा पूर्व में बारिश होगी। ठीक है, उसके बाद में जो आपका स्थानीय स्तर है, स्थानीय स्तर पर आपका जो यहाँ पर शीत ऋतु नहीं है, यहाँ पर आएगा आपका कौन सा, यहाँ पर है आपका कौन सी, वर्षा ऋतु। तो स्थानीय स्तर पर जो वर्षा ऋतु इसे क्या बोला जाता है, तो इसे चौमासा बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो स्थानीय स्तर पर वर्षा ऋतु को क्या बोला जाता है, चौमासा। ठीक है, शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावटा कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी ठंड के टाइम पर भी तेज बारिश हो जाती है, तो उस ठंड के टाइम पर जो बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे मावटा बोलते हैं। ठीक है, और ये लौटते हुए मानसून के कारण होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। इस क्षेत्र में 75 से 100 सेंटीमीटर, और ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर या 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा यहीं पर होती है, और यहीं पर पंचमढ़ी आता है आपका। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वर्षा ऋतु भी आपको समझ में आ गई होगी। अगली आती है आपकी शीत ऋतु। तो शीत ऋतु का टाइम पीरियड मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक है। अपन कहां पर चले, जैसे ही वर्षा ऋतु आपकी खत्म हुई अक्टूबर में, वैसे आपकी शीत ऋतु ठंड का टाइम आ गई। तो ठंड कहां तक चलेगी, मार्च तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद में स्थानीय स्तर पर जो आपका शीत ऋतु इसे क्या बोला जाता है, शियाला बोला जाता है। शियाला या शाला, शाला या सियाला इसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है, तो याद रखना सबसे न्यूनतम या सबसे कम तापमान कहाँ पर रहता है, तो ये रहता है आपका शिवपुरी में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो वो है आपका शिवपुरी। न्यूनतम औसत वार्षिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो ये आपका कौन सा, पंचमढ़ी। सबसे कम अगर हम बात करें एक औसत या एवरेज तापमान सबसे कम देखें तो वो पंचमढ़ी का है एवरेज के हिसाब से, लेकिन न्यूनतम सबसे कम कहां पर है, तो ये शिवपुरी में। ठीक है,
उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करने की जो प्रयोगशाला है ये कहाँ पर बनाई गई, तो ये इंदौर में बनाई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने की जो वेधशाला है ये कहाँ पर बनाई गई, तो ये इंदौर में बनाई गई। तो दोस्तों ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें अपन ने ऋतुओं के बारे में पढ़ा और जलवायु के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। आगे भी इसी प्रकार से लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा ताकि आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर हो जाए और इसी प्रकार से धीरे धीरे पूरे एमपीजीके को हम यहाँ पर कवर करने वाले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदर क्लासेस भी हमारे चैनल पर चल रही है, उनको भी जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।